नमस्ते दोस्तों, मैं ऋषभ सिंह अपने YouTube चैनल अर्थग्राफी विद ऋषभ सिंह के माध्यम से आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ। आज का मेरा यह वीडियो भूगोल के क्रम में तीसरा वीडियो है, ज्योग्राफी पार्ट 3। इसके पहले वाले वीडियो में हमने खगोलीय भूगोल के बारे में सामान्य परिचय प्राप्त किया था। आज हम खगोलीय भूगोल के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं और ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी हम खगोल शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो ब्रह्मांड का आता है। सबसे पहले हमने यहाँ पर ब्रह्मांड के सामान्य अर्थ को बतलाया हुआ है। हमने यहाँ पे लिखा है कि हम और हमारी पृथ्वी हमारे सौर मंडल का अंग हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। निश्चित तौर पर हम सभी लोग जानते हैं कि सूर्य सौर मंडल का जनक है। हमारा सौर मंडल हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी की मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा का एक अंश है। यानी हमारा सौर मंडल भी कहीं न कहीं स्थित है। और कहाँ पर स्थित है? मंदाकिनी की मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में स्थित है। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी की 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं, जिसमें असंख्य तारे एवं उनके सौर परिवार पाए जाते हैं। उन्हीं में से एक अपना तारा कौन है? सूर्य है। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी की ही तरह कई आकाशगंगाएं मिलकर आकाशगंगा के एक पुंज का निर्माण करती हैं, जिसको हम क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कहते हैं। वास्तव में हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी जिस आकाशगंगा के समूह में है उसमें कुल 24 आकाशगंगाएं हैं। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी की जो पड़ोसी आकाशगंगा है वह है एंड्रोमीडा। क्या है? एंड्रोमीडा, जिसे हम देवयानी के नाम से भी जानते हैं। आगे बताया जाएगा इसके बारे में आपको। इसके बाद जब पुंज का निर्माण हो जाता है, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज बन जाते हैं, तो कई क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज मिल करके सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज का निर्माण करते हैं। ऐसे बहुत सारे सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज को मिला करके हम किसका निर्माण करते हैं या किसका निर्माण होता है? ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो ये तो ब्रह्मांड के बारे में एक सामान्य सा परिचय हो गया। और जैसे जैसे ऊपर बतलाया गया है, ठीक हमारा अध्ययन वैसे वैसे आगे बढ़ेगा। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं। सबसे पहला है हम। यहाँ पे लिखा गया है हम, पृथ्वी, हमारी पृथ्वी, सौर मंडल के बारे में यहाँ उल्लेख किया गया है। सूर्य के बारे में यहाँ उल्लेख किया गया है। आकाशगंगा मंदाकिनी, यहाँ पे मंदाकिनी, आकाशगंगा मंदाकिनी का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर हम का तात्पर्य खुद से है। किससे है? खुद से। हम अपनी बात कर रहे हैं, हम सभी लोगों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिंदु के रूप में हम हो गए। कौन हो गया? हम। ये है हमारा अस्तित्व। हम यहाँ से अब चल रहे हैं कहाँ? ब्रह्मांड तक। हमने शुरुआत किससे की थी? हम से शुरुआत की थी। और अंत कहाँ पे हुआ था? अंत यहाँ पे देखें, ब्रह्मांड के पास हुआ था। कहाँ गया हमारा ब्रह्मांड? यहाँ पे ब्रह्मांड, यूनिवर्स कहा जाता है। ठीक है। और सौर मंडल को सोलर सिस्टम कहते हैं। आकाशगंगा मीन्स गैलेक्सी। और हम आगे बढ़ते हैं। हम के बाद नंबर आता है पृथ्वी का। ठीक, यहाँ पे हम हैं और इसके चारों तरफ कौन हो गया? अर्थ। कौन हो गया? अर्थ। दिखाई दे रहा है आप सभी लोगों को? जी बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। ये पृथ्वी हो गया। मैंने कल बताया था कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वह अपने आसपास की चीज़ों को देखता है और जानने का प्रयास करता है। तो जब बच्चे का जन्म हुआ और उसने जानने का प्रयास किया तो उसका जो रिजल्ट आया वो कौन था? पृथ्वी। पृथ्वी के साथ साथ कौन सा रिजल्ट था? चंद्रमा। हम लोग चंद्रमा भी देखते हैं। ठीक है। और यही पृथ्वी के बगल में कौन था? चंद्रमा था। ठीक। अब हमारा अध्ययन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। हमने सूर्य को भी देखा। किसको देखा? सूर्य को भी देखा। तो यहाँ पे हमारा इतना बड़ा कौन था? सूर्य था। 13 लाख गुना अधिक बड़ा। किसके आयतन, किसके व्यास से? पृथ्वी के व्यास से
13 लाख गुना अधिक बड़ा कौन है? सूर्य है। ये हमारा सूर्य हो गया, बहुत बड़ा है। अब हमारा रिसर्च आगे बढ़ रहा था, हमने पृथ्वी के बारे में जाना, मून के बारे में जाना और सन के बारे में जाना। जब हमारा अध्ययन और बढ़ता गया, हमने पृथ्वी से सूर्य की तरफ देखा तो बीच में 2 ग्रह दिखाई दिए। एक आपका यहाँ पे बुध था और एक आपका यहाँ पे शुक्र था। शुक्र की आकृति, आकार लगभग किसकी तरह है? पृथ्वी की तरह है। इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं, भगनी ग्रह के नाम से भी जानते हैं, या सिस्टर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि शुक्र को भोर एवं शाम का तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुबह एवं शाम का तारा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम पृथ्वी से सूर्य की तरफ सुबह या शाम को देखते हैं, दोपहर में भी देखते हैं, लेकिन दोपहर में हम सूर्य से नज़रें नहीं मिला सकते हैं क्योंकि उसकी जो चमक होती है बहुत ही तेज़ होती है। सुबह और शाम हम प्रतिदिन सूर्य को देखते हैं और उसी दौरान हमें कौन दिखाई देता है? शुक्र दिखाई देता है, जिसको हम वीनस बोलते हैं। अंग्रेजी के अक्षर वी से व्यक्त कर रहे हैं। ठीक। अब पृथ्वी से शुक्र नज़दीक भी है, इसीलिए दिखाई देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब शुक्र नहीं दिखाई देता है तो कौन दिखाई देता है? मरकरी दिखाई देता है, अर्थात बुध दिखाई देता है। लेकिन ये अपवाद स्वरूप कभी कभी दिखाई देता है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि जब हम पृथ्वी हमारे सौर मंडल के भोर एवं शाम का तारा कौन है, तो कौन है? शुक्र है। वास्तव में ये तारा नहीं है, ये सब क्या है? ये सभी प्लैनेट हैं, ग्रह हैं। क्या हैं? ये सभी ग्रह हैं। तारा इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये सुबह और शाम हमें एक तारे की तरह दिखाई देते हैं, तो हम लोगों ने तारे का नाम दे दिया है। तो ये हमारा पृथ्वी के बाईं तरफ का अध्ययन हो गया था। जैसे ही हम दाईं तरफ चले गए, यहीं पे मिलता है 7वां सबसे छोटा ग्रह मंगल मिलता है, मार्स। कौन मिलता है? मार्स। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपके सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर मिलता है। जुपिटर के बाद यहाँ पे आपका शनि मिलता है। इन सब के बारे में आगे डिटेल्स में बताया जाएगा। सैटर्न, फिर इसके बाद है यूरेनस, अरुण और वरुण। यहाँ पे एक ग्रह पहले कभी यम होता था। कौन होता था? यम। तो यम के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2006 के पहले हमारे सौर मंडल में कुल 9 ग्रह थे। लेकिन जब वर्ष 2006 में IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का सम्मेलन होता है, तो उसी समय यम को ग्रहों की श्रेणी से हटा करके बौने ग्रहों की श्रेणी में कर दिया जाता है, ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में। क्यों? क्योंकि ग्रहों की एक विशेषता होती है कि जितने भी ग्रह होते हैं उनके पास इतना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि उनकी आकृति एक गोलीय नुमा होती है, वो गोल होते हैं। और जब वे सूर्य के चारों तरफ अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो केवल अपनी कक्षा का चक्कर लगाएं, किसी अन्य की कक्षा का अतिक्रमण ना करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका सूर्य हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके 9 ग्रह हो गए 2006 के पहले। बुध ऐसे चक्कर लगा रहा है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई भी ग्रह किसी अन्य ग्रह की कक्षा का अतिक्रमण या किसी अन्य ग्रह की कक्षा को क्रॉस नहीं कर रहा है, सबका अपना अलग अलग रास्ता है। लेकिन जैसे ही हम यम के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर ये ग्रह क्षैतिज नुमा चक्कर लगा रहे थे, वहीं पे यह ग्रह ऐसे चक्कर लगा रहा था और ऐसे आता था। जब ऐसे आता था तो यहीं पे वरुण की कक्षा को क्रॉस कर लेता था। किसकी कक्षा को? वरुण की कक्षा को क्रॉस कर लेता था। अब जैसे ही इसने वरुण की कक्षा को क्रॉस किया, विद्वानों को पता चला, वैसे ही विद्वानों ने इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा करके बौने ग्रहों की श्रेणी में कर दिया। ये तो बात हो गई हमारे यम महोदय की, जो कि आज
बौने ग्रह के रूप में जाना जाता है, ड्वार्फ प्लैनेट। और ये यहीं पर स्थित है, लेकिन जहाँ पर स्थित है उसको क्यूपर बेल्ट बोलते हैं, क्यूपर बेल्ट। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा जो अभी हमने मिटाया है। अब ये हमारे ग्रह हो गए। अब ग्रहों के बाद किसका नंबर आता है? उपग्रह का। यह हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? सौर मंडल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। हमने अपने बारे में पढ़ा, पृथ्वी के बारे में पढ़ा, अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सौर मंडल। तो सौर मंडल कोई एक छोटा सा शब्द नहीं है। जब भी हम सौर मंडल को परिभाषित करने चलते हैं तो उसमें पता चलता है कि हमारे सौर मंडल में बहुत सारे पिंड स्थित हैं, जैसे कि ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु या पुच्छल तारा, उल्का पिंड इत्यादि पिंड जो हैं स्थित हैं। और ये सभी पिंड मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? आपके सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे आपका प्लैनेट हो गया और यहाँ पे आपका सैटेलाइट। सैटेलाइट मीन्स उपग्रह। ये नेचुरल सैटेलाइट कहलाता है। कौन सा सैटेलाइट? नेचुरल, जो कि ग्रहों के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। कुछ ह्यूमंस भी सैटेलाइट ऊपर भेजते हैं तो वो ह्यूमन सैटेलाइट होता है, नेचुरल सैटेलाइट नहीं होता है। ह्यूमन सैटेलाइट और नेचुरल सैटेलाइट का काम होता है कि वह ग्रहों के चारों तरफ या प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाएं। तो यहाँ पे जितने भी उपग्रह अभी आपको आगे मिलेंगे वो सभी किसका चक्कर लगा रहे हैं? ग्रहों का चक्कर लगा रहे हैं। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, कि है? नहीं है। शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास कितने उपग्रह हैं? एक। नाम क्या है? चंद्रमा। मंगल के पास कितने उपग्रह हैं? दो। नाम फोबोस और डीमोस। ये दो उपग्रह हो गए। जुपिटर के पास बहुत सारे उपग्रह हैं। बहुत सारे मीन्स सबसे पहले 67 पहले तो 63 उपग्रह थे। 63 के बाद जो है 67 सैटेलाइट होते हैं और 67 के बाद वर्तमान समय में 79 सैटेलाइट हैं। कितने सैटेलाइट हैं? 79। और 79 इसमें से जो सबसे बड़ा है उसका नाम क्या है? ज्ञानीमीड। ये आपके सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। आपके सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। कहा जाता है कि इसकी आकृति लगभग किसकी तरह है? बुध की तरह है। चलते हैं हम शनि के पास। तो शनि के पास 62 उपग्रह थे। ये बेचारा बहुत परेशान था कि हमारे पास कितने हैं? 62 ही उपग्रह हैं, हमको बृहस्पति से ज़्यादा जाना है। तो अचानक लगभग 8 से 9 या 1 साल पहले इसके 20 उपग्रह बढ़ जाते हैं। कितने बढ़ जाते हैं? 20 उपग्रह बढ़ जाते हैं। तो कितने सैटेलाइट हो जाते हैं? 82 हो जाते हैं। शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है इसका नाम है टाइटन। क्या नाम है? टाइटन है। और ये आपके सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके बाद 27 उपग्रह आपके यूरेनस के पास है और 14 उपग्रह किसके पास है? और नेपच्यून के पास है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो यूरेनस का सबसे बड़ा उपग्रह है टिटेनिया है और नेपच्यून का जो सबसे बड़ा उपग्रह है टिट्रान है। टिटेनिया और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है टिट्रान है। इसके बाद हम ग्रहों और उपग्रहों का अध्ययन करने के बाद क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि मंगल और बृहस्पति, मार्स और जुपिटर की कक्षा के बीच में करोड़ों किलोमीटर की पट्टी में कुछ ऐसे पिंड पाए जाते हैं जो कभी ग्रह बनना चाहते थे लेकिन ग्रह बन नहीं पाए। वो क्या कहलाए? क्षुद्र ग्रह कहलाए। क्या कहलाए? क्षुद्र एस्टेरॉयड। क्या बोलते हैं इनको? एस्टेरॉयड बोलते हैं। और इनकी अनुमानित संख्या लगभग 40,000 है। और जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है ये सिरस है। आगे इसके बारे में चर्चा की जाएगी। फिर कुछ ऐसे पिंड होते हैं जो कि सौर मंडल के अस्थायी सदस्य होते हैं और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ऐसे सूर्य के चारों तरफ
चक्कर लगाते हैं, और जब चक्कर लगाते हैं सूर्य के नज़दीक आते हैं, जल जाते हैं। सूर्य के नज़दीक जैसे ही आते हैं क्या होता है, तो हो जाते हैं, जल जाते हैं। जब जल जाते हैं तो एक तरफ इनका शीर्ष हो जाता है, दूसरी तरफ इनका पूंछ हो जाता है। क्या हो जाता है, पूंछ या पृष्ठभाग। अब पूंछ के कारण इसे क्या बोलते हैं, पुच्छल तारा बोलते हैं। अंग्रेजी में कॉमेट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, धूमकेतु या पुच्छल तारा, कॉमेट बोलते हैं। जैसे आपका एक पुच्छल तारा है हैली। अब इसको यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। हैली अस्थाई सदस्य है। क्या है, जो कि 76 वर्ष बाद, छिछोरे मूवी की याद आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, कहा जाता है कि ये तो एक हैली कॉमेट है जो प्रत्येक 76 वर्ष बाद आती है, एक्ट्रेस को डेडिकेट करके। यहाँ पे हम यह आपको बता देते हैं कि जो ये पुच्छल तारा होते हैं, ये जब सूर्य से दूर होते हैं तो बर्फ़ से, धातुवीय पिंड से एकत्रित होते रहते हैं और बहुत मजबूत हो जाते हैं, बहुत ही मजबूत आ जाते हैं। और जैसे ही सूर्य के पास आते हैं तो ये जल जाते हैं। जल जाने के फलस्वरूप ये जलते हुए पृथ्वी से नंगी आँखों के द्वारा कई दिन से कई हफ्तों तक तथा कभी कभी कई महीनों तक दिखाई देते हैं। अब आप लोगों के सामने महत्वपूर्ण उदाहरण बता रहा हूँ। आप लोग जब गर्मियों की रातों में जब आसमान खुला हुआ होता है, आसमान में तारे चमक रहे होते हैं और आप लोगों की निगाहें आसमान की तरफ होती हैं, तो आप तारों को टिमटिमाते हुए देख रहे होते हैं। जब आप तारों को टिमटिमाते हुए देख रहे होते हैं, अचानक उसी में से एक तारा चलता हुआ दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, धीरे धीरे चल रहा होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, पुच्छल तारा या धूमकेतु बोलते हैं। हैली पुच्छल तारा इसके पहले 1986 में किसके पास आया था, सूर्य के पास आया था। अब 76 वर्ष बाद कब आएगा, 2062 में किसके पास आएगा, सूर्य के पास आएगा। हालांकि इसके बारे में विशेष चर्चा आगे आने वाली क्लासेस में की जाएगी। यहाँ पे हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि सौर मंडल के अंतर्गत कौन कौन से पिंड आते हैं। तो ग्रह, उपग्रह, सबसे पहले तो तारा आएगा। कौन आएगा, तारा, जो कि मुखिया होगा। और मुखिया तारे का नाम क्या है, सन, सूर्य। ग्रह, सूर्य से किसकी उत्पत्ति हुई है, ग्रह। ग्रह से किसकी उत्पत्ति हुई है, उपग्रह। सूर्य से किसकी उत्पत्ति हुई है, क्षुद्र ग्रह। सूर्य से किसकी उत्पत्ति हुई है, उल्का पिंड। अर्थात यहाँ पे जितने भी पिंड हैं हमारे सौर मंडल में, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किससे पैदा हुए हैं, सूर्य से। अरे भाई, इसीलिए तो सूर्य सौर मंडल का जनक कहलाता है, और कोई कारण नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सूर्य तारा हो गया, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा या धूमकेतु, कॉमेट बोलते हैं। अब देखते हैं उल्का पिंड। क्या देखते हैं, उल्का पिंड। देखिए, उल्का पिंड के बारे में विशेष चर्चा जो की जाएगी वो आगे आने वाली क्लासेस में की जाएगी। यहाँ पर आप सिर्फ इतना ध्यान दे लीजिए, जैसे कोई दो ग्रह हो गए, आपका पहला ग्रह हो गया पृथ्वी और दूसरा ग्रह हो गया, ये पहला ग्रह है आपका पृथ्वी, दूसरा ग्रह है आपका सूर्य। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है स्पेस क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अंतरिक्ष, स्पेस बोलते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे मनमाने पिंड होते हैं। कैसे पिंड होते हैं, मनमाने, घुमंतु टाइप। वो अपने मन से इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं। कितनी गति से, 72 किलोमीटर पर सेकंड की गति से चक्कर लगाते रहते हैं। अंतरिक्ष में ऐसे पिंड जो 72 किलोमीटर पर सेकंड से गति लगाते रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उल्का परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उल्का परमाणु बोलते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, जब मनमाने तरीके से घूम रहे होते हैं, गति इनकी अधिक होती है, तो क्या करते हैं, ग्रहों पर झपट्टा मार लेते हैं। झपट्टा मारने का मतलब ग्रहों पर अटैक कर देते हैं, ग्रहों पर गिरने लगते हैं। अब जैसे यह कौन सी ग्रह है, आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी का वायुमंडल है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो ये आपका हो गया
ये आपकी हो गई पृथ्वी और इधर हो गया क्या, स्पेस। अब यहीं पे ये छोटे छोटे पिंड हैं, इनको हम बोलते क्या हैं, उल्का परमाणु बोलते हैं। अब पृथ्वी का जो वायुमंडल है, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है और बहिर्मंडल है। होता क्या है, इनकी गति इतनी तेज़ होती है कि ये बहिर्मंडल से लड़ भिड़ करके कहाँ पहुँच जाते हैं, आयन मंडल के पास पहुँच जाते हैं, यहाँ पे। और आयन मंडल तैयार बैठा रहता है कि हम तो नीचे नहीं जाने देंगे, लड़ भिड़ करके मर जरूर जाएंगे। अब होता क्या है कि जो उल्का परमाणु है, जैसे ही आयन मंडल के साथ आते हैं तो आयन मंडल लड़ बैठता है, भिड़ जाता है। भिड़ जाने के बाद एक चमक की उत्पत्ति होती है। हम लोग भी कभी कभी इस चीज़ का अनुभव करते हैं कि अचानक तारा चमकता है फिर गायब हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपने शब्दों में इच्छा पूर्ति तारा। यानी जैसे ही वो दिखता है हमारे मन में तमाम प्रकार की इच्छाएं जागृत हो जाती हैं, पूरी एक भी ना हो। पूरी कब होंगी, जब आपकी कोई एक इच्छा होगी तब ना। देखते ही मन में हज़ारों इच्छाएं जाग जाती हैं, ये पूरा हो जाए, वो पूरा हो जाए, तो कैसे पूरी होंगी। अब जब यह उल्का परमाणु हमारी पृथ्वी के आयन मंडल से आकर के टकराता है तो घर्षण के कारण चमक की उत्पत्ति होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उल्का बोलते हैं। और उसी समय उल्का शब्द की उत्पत्ति होती है। ठीक, आप अपने नोट्स में नाम सुन करके लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखना संभव नहीं है। आगे आने वाली क्लासेस में डिटेल्स में बताया जाएगा इसके बारे में, वहाँ पे आप लिख सकते हैं। उल्का बोलते हैं। उल्का के साथ साथ इसको लियोनाइड भी बोलते हैं। लियोनाइड के बाद शूटिंग स्टार बोलते हैं। शूटिंग स्टार मीन्स टूटता हुआ तारा। और मैं अपने शब्दों में इसे विशिंग स्टार बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, विशिंग स्टार। विशिंग स्टार का मतलब है इच्छा पूर्ति तारा। अब होता क्या है, आयन मंडल इससे लड़ झगड़ करके इसको ख़त्म कर देता है। क्या कर देता है, ख़त्म, जल करके नष्ट हो जाता है उल्का परमाणु या उल्का। होता क्या है, कुछ जिद्दी टाइप उल्का होते हैं जो आयन मंडल के घर्षण से नष्ट नहीं होते हैं, पिंड के रूप में पृथ्वी पर आ धमकते हैं। जब पिंड के रूप में कोई उल्का परमाणु पृथ्वी पर आ धमकता है तो उसी समय हम उसको क्या नाम देते हैं, उल्का पिंड नाम देते हैं। मीटियोराइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मीटियोराइड। अभी तक पृथ्वी पर गिरा हुआ सबसे बड़ा उल्का पिंड होवा वेस्टा है। कौन है, होवा वेस्टा। यह अफ्रीका का एक देश है, नामीबिया, वहाँ पे गिरा हुआ है। ये सबसे बड़ा उल्का पिंड है। बात करते हैं भारत की, तो भारत का एक बहुत प्यारा सा राज्य है जो कि इस समय कोविड से जूझ रहा है, और वह राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का एक ज़िला है बुलढाना। कौन सा ज़िला है, बुलढाना। वहाँ पे एक झील है, लोनार झील। तो लोनार झील को हम उल्कापातीय क्रेटर झील बोलते हैं। उल्का मतलब होता है उल्का, पातीय मतलब होता है गिरना, उल्कापातीय क्रेटर। क्रेटर का मतलब होता है गड्ढा। उल्का के गिरने से बने हुए गड्ढे में जल के आ जाने से उल्कापाती क्रेटर झील का निर्माण हुआ है, जो कि लोनार के नाम से जाना जाता है। लोनार एक स्थान है महाराष्ट्र राज्य के बुलढाना नामक ज़िले में स्थित है। इसकी जो गहराई है 100 मीटर है, और जो इसका व्यास है, वो 1.5 किलोमीटर है। तो यहाँ पे ये हमारा सौर मंडल हो गया। ये हमारा सौर मंडल हो गया। अब आगे की क्लास में जब भी कभी हम आपको ऐसे बताएं तो आप समझ लीजिए इसमें सूर्य है, ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, पुच्छल तारा इत्यादि पिंड है। अर्थात ये हमारा क्या है, सौर मंडल है। तो आज हमने अपनी क्लास में कहाँ तक देखा, हमने खुद के बारे में जाना, हमारी पृथ्वी के बारे में जाना और हमारे सौर मंडल के बारे में जाना। अर्थात हम यहाँ पे निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हम और हमारी पृथ्वी हमारे सौर मंडल का अंग है। आगे की क्लास में हम देखेंगे कि यहाँ पे यह भी बता देना चाहते हैं कि इसका मुखिया कौन है,
सूर्य है। तो हमने इन सब चीज़ों के बारे में जान लिया है। आगे की क्लास में हम देखेंगे कि हमारा सौर मंडल हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी के किस प्रकार से किस भुजा में स्थित है और कैसे स्थित है। आज की मेरी यह क्लास यहीं पे समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।